बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड, आज से हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में जो है वो उसके कवानीन क्या हैं और उसमें केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है। फर्स्ट वन देखें, कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। ये याद रखेंगे, जहाँ पर भी कंजर्व करना आ जाएगा इसका मतलब होगा टोटल रिमेन्स द सेम, या फिर दूसरे अल्फाज में कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये दोनों कंजर्वेशन जहाँ पे भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैस, तो क्या हो जाएगा, दैट मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर टोटल मैस ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स द सेम। सिमिलरली एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब हो जाएगा, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। सो ये सबसे पहले चीज़ के बारे में जो है वो एंटोनियो लिवाजे, इसने 18th सेंचुरी में ये चीज़ बताई थी कि दैट इन द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए, इन केमिस्ट्री वी फॉलो द रूल कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। दिस मीन्स दैट द मैस एंड द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ क्लोज सिस्टम। यानी कि कोई क्लोज सिस्टम ले लें तो उसमें जो मैस और एनर्जी है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मैस ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, पहले बता दिया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का टोटल मैस जो है वो बराबर होता है, यानी कि जितने रिएक्टेंट एक तरफ रिएक्शन कर रहे होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, दूसरी तरफ जितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब अगर कोई भी जो है ना वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता तो फिर ऐसी सूरत में साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि क्या वजह है, क्या गलती हो गई जिस वजह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और एनर्जी जो है इसको फॉलो नहीं किया है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट वन इज यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, कहते हैं केमिस्ट क्रिएट थ्योरीज एंड मॉडल बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंट्स, कि जो उन्होंने तजर्बात किए थे, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उससे वो देखते हैं कि वो अपनी तरफ से जो है वो ऑब्जर्वेशन वगैरह लेते हैं और उससे थ्योरी बना लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, दे यूज़ लॉजिकल थिंकिंग टू मेक सेंस ऑफ देयर फीलिंग। वो एक लॉजिकल, कोई इसमें साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगा, लॉजिकली तौर पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मेंडलीव created a periodic table by observing pattern in the properties of elements। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो periodic table बनाया था उसमें उसने उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करके उसको बना दिया था। ही इवन प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, और उसने उनके बारे में भी एक प्रिडिक्ट कर दिया था जो भी डिस्कवर ही नहीं हुए थे उसी पैटर्न के मुताबिक। दिस वे ऑफ यूजिंग एविडेंस एंड रीजनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। और ये जो तरीका है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक तरीका होता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि साइंटिस्ट या केमिस्ट जो होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रख देते हैं और दूसरी चीज़ का जो है ना उसके ऊपर इफेक्ट देखा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है, केमिस्ट वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जब वो नई मेडिसिन जो है वो टेस्ट करते हैं, वो उसके बारे में पता चलता है कि वो सेफ है या नहीं है। दिस मेथड इज आल्सो यूज इन द अदर साइंस लाइक बायोलॉजी एंड द फिजिक्स टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप। ठीक है, और इसका जो है ना वो फिजिक्स में और बायो में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखें, पीयर रिव्यू। अब साइंटिस्ट जो अपना वर्क होता है, जो भी उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स की होती हैं उनको पब्लिश करने से पहले एक बार सारा रिव्यू करते हैं। ठीक है, आप उसको दूसरे साइंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, उसके साथ भी मेक इट श्योर करते हैं कि ये जो हमारी टोटल रिजल्ट्स निकले हैं ये करेक्ट और रिलायबल है। ठीक है, और ये जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं उसके बाद ये इनको एक जर्नल्स की फॉर्म में टोटल जो है सबके साथ शेयर कर देते हैं। एक्सपर्ट्स वगैरह उनको चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट डाटा, फिर कंक्लूजन, और उसके बाद जो है ना वो अगर कोई मिस्टेक्स हो या फिर कोई अनक्लियर पार्ट हो तो उसके बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ केमिस्ट डिस्कवर
न्यू कैटलिस्ट कि अगर कोई केमिस्ट जो है वो नया कैटलिस्ट उसको जो है वो डिस्कवर करता है, इट मस्ट बी रिव्यूड एंड टेस्टेड बाय द अदर साइंटिस्ट टू कंफर्म द फाइंडिंग्स, के वो बाकी दूसरे साइंटिस्ट को भी उनके बारे में बताएगा, वो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको श्योर करेंगे कि क्या जो उसने जो है वो फाइंडिंग्स की हैं वो ठीक हैं। दिस प्रोसेस इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और इस तरीके से जो साइंटिफिक रिसर्च है उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है। नेक्स्ट, बीइंग ऑब्जेक्टिव, कहते हैं इन साइंस रिजल्ट्स मस्ट कम फ्रॉम फैक्ट नॉट ओपिनियन और बेसिस, के जो साइंस है इसमें जो नताइज हैं वो हकीकत पे होते हैं, कोई अपना ओपिनियन या कोई ज़ाती राय नहीं होती। केमिस्ट एम्स टू ऑब्जेक्टिव व्हेन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज डाटा, फॉर एग्जांपल व्हेन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग स्पेक्ट्रोमेट्री, कि जब साइंटिस्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है स्पेक्ट्रोमेट्री से ऑब्जर्व करते हैं। दे रिलाई ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट्स, प्रिसाइज पीछे हम फिजिक्स में पढ़ा हुआ, एक्यूरेट मेजरमेंट, जो प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर वो रिलाई करते हैं। एंड स्टैंडर्ड मेथड इंस्टेड ऑफ गैस और पर्सनल बिलीफ, बल्कि एक जो पूरा तरीकाकार है उसको फॉलो करते हैं बजाय इसके कि वो अपने गैस वगैरह या कोई अंदाजे लगा लें। नेक्स्ट वन इज स्पेक्टिज्म एंड प्रूफ, साइंटिस्ट आर नेचुरली स्पेक्टिकल एंड ऑलवेज डबल चेक न्यू डिस्कवरीज, ठीक है, उनकी जो भी नई चीज़ बनाते हैं उसको डबल चेक करते हैं, उसको दो दो तीन तीन बार अगेन एंड अगेन करके देख रहे होते हैं। वो रिपीटेडली उन एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं कि क्या उनकी रीडिंग सेम आ रही है, किसी किस्म का एरर, ठीक है, जिसमें रैंडम एरर हो गया या फिर सिस्टमेटिक एरर हो गया या फिर पर्सनल एरर हो गया, ये तमाम चीज़ों को वो बार बार करके चेक करते हैं और उसके बाद कोई जो है वो एक वो नतीजे पे पहुंचते हैं और फिर वो जो है वो कोई एक लॉ बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखें एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़, के साइंटिफिक आइडिया में क्या क्या एवोल्यूशन या क्या क्या जो है ना वो तब्दीलियाँ होती गई, ठीक है। द साइंटिफिक पैराडिग्म, साइंटिफिक पैराडिग्म इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़, ये कुछ आइडियाज़ का कुछ मेथड्स, रूल्स, गाइड जो कि साइंस हमें बताती है अपनी रिसर्च में वो है, और ये साइंटिस्ट को मदद करती है कि वो समझें द नेचर वर्ल्ड, इस दुनिया को, एंड एक्सप्लेन देयर डिस्कवरीज, और जो जो उन्होंने नई चीज़ें डिस्कवर की है उनके बारे में उसकी वजाहत करें। क्या साइंटिस्ट कंसिस्टेंट वे टू स्टडी शेयर नॉलेज, वो मुसलसल जो है वो पढ़ते रहते हैं और अपने नॉलेज को आगे शेयर करते रहें। अब जो इसकी थ्योरी है वो क्या है, नेक्स्ट वन इज फ्लोजिस्टन थ्योरी। फ्लोजिस्टन थ्योरी क्या है कि 1700s में साइंटिस्ट का ये यकीन था कि जो बर्निंग कंबस्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, और जो रस्टिंग यानी कि जंग लगने का उसके प्रोसीजर है उसके बारे में थ्योरी थी। उनके मुताबिक जो है दैट द मटेरियल दैट कुड बर्न कंटेन अ सब्सटेंस, के जो भी चीज़ें जल सकती हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस, एक मादा पाया जाता है जिसको फ्लोजिस्टन कहते हैं, विच वाज रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग, और जो कि जलने के दौरान बाहर खारिज होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन मेटल्स रस्टेड, कि जब मेटल्स को या फिर धातु को जंग लगता है, पीपल थॉट दे एब्जॉर्ब्ड डी फ्लोजेस्टेड एयर, तो उसने डी फ्लोजेस्टेड एयर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब वो बाहर निकलेगा जलेगा तो फ्लोजिस्टन उड़ जाएगा, जब अंदर आ जाएगा तो फिर वो रस्ट लग जाएगा, ठीक है। इस बार लेवाजे ने इसको प्रूव किया था कि कंबस्शन जो है ये ऑक्सीजन की कम्बिनेशन के बर्निंग के साथ सब्सटेंसेस में होता है, फ्लोजिस्टन की वजह से नहीं होता, ठीक है। हिज वर्क इंट्रोड्यूस अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस, उनकी उसके केमिकल रिएक्शंस ने उसकी इस सोच ने केमिकल रिएक्शंस को जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और फिर हमें बाकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चला। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम। एटम के बारे में जो शुरू में आते रही हैं वो मॉडल, जैसे हमने प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या कहा था कि वो प्लम पुडिंग की तरह के दरमियान में है और गोल दायरे में इसके गिर्द सर्कुलेट कर रहे हैं। फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने अपने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किए थे, 9th में से सारे हैं, 1911 में 1911 में उसने जो है वो थिन गोल्ड फॉइल जो है वो सामने रख के और उसके बाद उसके अंदर से जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पीछे रख के और आगे जो है वो रेज गुजारी थी और पीछे उसके ऊपर फॉगिंग हुआ, फिर उसने अपने रिजल्ट्स निकाले। बोहर ने फिर जो रदरफोर्ड में गलतियाँ थी वो बोहर ने जो है ना वो नील बोहर ने 1913 में 1913 में इसके बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें उसने सबसे पहले बार एनर्जी, लेवल्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद इसको आप पढ़ गई और फिर नया जो है ना
हमें केमिस्ट्री में फिर नए नए जो है ना वो एटम को समझने और उसके स्ट्रक्चर के बारे में नए नए एक्सपेरिमेंट सामने आए। नेक्स्ट वन इज द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने सबसे पीरियोडिक टेबल 1869 में किया था, जिसमें उसने तमाम तरह एलिमेंट्स जो थे उनको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, कैसे? उनके एटॉमिक मैसेज और उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, अब इसका जो मॉडल था वो प्रिडिक्ट करता था कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो भी डिस्कवर नहीं हुए थे। नेक्स्ट आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो उसमें गलतियां थी, क्योंकि उसने एटॉमिक मैसेज के हिसाब से अरेंज किया था मेंडलीव ने, और बाद में एटॉमिक मैसेज की फिर बाद में आइसोटॉप्स का पता चला, तो आइसोटॉप्स के बीच में जगह ही कोई नहीं छोड़ी गई थी, तो लिहाजा वो उसमें गलती थी। जिसके बाद नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिसमें उनको उनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से पूरा एक रखा गया। ठीक है, और उसको जो है ना फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी जो आइडियाज़ और रूल हमें अंडरस्टैंड सब्सटेंसेस के बारे में और उनके बिहेवियर और उनके इंटरेक्शन के बारे में बताते थे। ठीक है, उनको भी फिर वो क्या करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, उनको फिर रिज़ल्ट जो निकलते हैं, ठीक है, उनको भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, दूसरों के साथ उसको शेयर करते हैं, और ये सारा प्रोसीजर जो पहले पढ़ा है वो फिर केमिस्ट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। कहते हैं केमिस्ट्री लाइक अदर साइंस इन्वॉल्व्स बोथ कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी। कहते हैं व्हेन एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट साइंटिस्ट टूल्स टू मेजर हाउ प्रिसाइज रिलायबल देयर डाटा इज़, कि वो अपने जो वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे वो मेजरमेंट करते हैं और बताते हैं कितना प्रिसाइज उनका डाटा जो उन्होंने निकाला है वो है। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल शो हाउ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़, कि कोई भी हमने जो मेजरमेंट ली है वो कितनी प्रिसाइज है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फार्मासिस्ट measures the concentration of a solution to be 0.50 molar with a 95% confidence interval, तो क्या the molar, it means that they are 95% sure that the true value is within their range। ठीक है, कि अगर वो 95% उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, इसका मतलब है कि उसने बिल्कुल 95% तक उसको श्योर है कि उसने जो वैल्यू है वो ठीक है। पी वैल्यू, कहते पी वैल्यू हेल्प्स साइंटिस्ट चेक इफ एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट आर मीनिंगफुल, के जो साइंटिस्टों ने रिजल्ट निकाले हैं वो किसी मीनिंगफुल हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ केमिस्ट टेस्ट वेदर अ न्यू कैटलिस्ट वर्क फास्टर देन द ओल्ड वन, कि अगर कोई केमिस्ट चेक करता है कि उसने जो नया कैटलिस्ट निकाला है वो ज़्यादा तेज़ है पुराने से। ठीक है, एंड फाइंड आउट पी वैल्यू ऑफ 0.01, और अगर पी वैल्यू 0.01 निकालता है, इट मीन्स दैट द ओनली 1% चांस दैट द रिजल्ट इज़ रैंडम, और सिर्फ इसका 1% चांस है कि रिजल्ट कोई ख़राब निकलेगा या गलत निकलेगा। चूँकि 0.01 है तो 1%, 1 इसको ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, तो सिर्फ 1% चांस है उसका। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर कहते हैं द टूल्स मेजर्स हाउ मच data varies. For example, if a chemist measures the melting point of a substance and finds a range of 120 with the standard deviation of 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कि अगर कोई भी साइंटिस्ट जो है वो किसी भी चीज़ का सब्सटेंस का एग्जाम्पल एवरेज कहता है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, यानी कि 0.5 सेंटीग्रेड जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी रिजल्ट में हो सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे। नेक्स्ट वन इज बेसिन प्रोबेबिलिटी। कहते हैं दिस मेथड अपडेट्स आवर कॉन्फिडेंस इन एन आइडिया बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ केमिस्ट फर्स्ट बिलीव्स देयर इज अ 60% चांस ऑफ रिएक्शन हैपन्स इन अ सर्टन वे, कि अगर कोई साइंटिस्ट जो है वो यकीन रखता है कि 60% रिएक्शन होगा किसी खास तरीके से, बट न्यू डाटा राइजेस देयर कॉन्फिडेंस टू 80%, लेकिन वो बाद में जब करते हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो इतना ठीक आता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाता है कि वो 80% तक कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो बेसिन प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी, कहते हैं अनसर्टेनिटी टेल्स अस हाउ रिलायबल अ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ अ केमिस्ट मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन 0.250 मोल प्लस माइनस, यानी कि इतना ज़्यादा इतना कम हो सकता है, तो यही अनसर्टेनिटी है जो पीछे हमने पहले फिजिक्स में पढ़ी अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट देखें रिपीटेबिलिटी, कहते हैं दिस मीन्स गेटिंग द सेम रिजल्ट।
ठीक है, एक ही रिजल्ट बार बार आना। व्हेन रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस यूजिंग द सेम टूल एंड द प्रोसीजर, कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट एक ही कंडीशंस में वही टूल इस्तेमाल करते हुए एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया जाए और वो सेम रिजल्ट देना जो है ना वो स्टार्ट कर दे, तो ये जो है ना वो रिपीटेबिलिटी कहलाता है। प्रोड्यूसिबिलिटी, प्रोड्यूसिबिलिटी मतलब कहते हैं दिस मीन्स गेटिंग द सेम रिजल्ट इवन द एक्सपेरिमेंट इज इन डिफरेंट लैब्स, कि अगर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट वो डिफरेंट लैब्स में किया गया है लेकिन रिजल्ट सब में सेम आ रहा होता है। ठीक है, टूल्स भी डिफरेंट है, मेथड्स भी डिफरेंट हैं, करने वाले भी डिफरेंट हैं, तो ये जो है वो प्रोड्यूसिबिलिटी कहलाता है कि वो यही जो है ना वो एक्सपेरिमेंट जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वाई आर दीज इम्पोर्टेंट, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहते हैं फर्स्ट वन, रिपीटेबिलिटी शोज द एक्सपेरिमेंट इज वेल कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट इन वन सेटिंग, कि वो बड़ा कंट्रोल्ड है और एक जैसे ही आ रहा है। और प्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं शोज द फाइंडिंग्स आर रिलायबल एंड डू नॉट लिमिट टू वन लैब, के जो फाइंडिंग्स हैं वो उसकी जो है वो बड़ी रिलायबल है, काबिल एतमाद है और वो किसी भी लैब में जो है वो की जा सकती हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया। ये शॉर्ट सा बिल्कुल उन्होंने जो है वो एक केमिस्ट्री की हर चीज़ के बारे में थोड़ी जो है वो हिस्ट्री बता दी थी, कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप आज आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसको जस्ट आपने स्टडी करना है, ठीक है, लेकिन बहरहाल इसका जो है ना वो हम एक्सरसाइज भी करेंगे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।